मेरे प्यारे साथी कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज ये वीडियो प्रैक्टिस सेट का तीसरा वीडियो है और मैं स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल अभ्यासपुर पर। तो स्टार्ट करने से पहले मैं 2 लाइन कहना चाहता हूं कि स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक सफलता की कहानी है जो सफल होने के बाद लोगों को बतानी है। तो स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए और लगातार अपना प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि ये समस्याएं हमारे जीवन में आती है, पर समस्याओं का आना ये तो प्रकृति का देन ही है और इसको पार कर जाना एक महान आदमी की पहचान है। तो इसलिए हम लोग अपने सफलता के लिए हद तत्पर रहेंगे और लड़ाई करते रहेंगे अपने स्ट्रगल से। चलिए आगे शुरू करते हैं ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी का कारण होता है। तो मूत्र का जो पीला रंग है वह जो है ये यूरोक्रोम के कारण पीला होता है, यूरोक्रोम। इसका जो पूरा नाम है, ये पूरा नाम होता है यूरोबिलिन नामक यूरोक्रोम होता है। उसी से मूत्र का जो है पीला रंग होता है। जबकि बीमार हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पीला गाढ़े रंग का, गाढ़े तो नहीं कह सकते हैं लेकिन पीला कलर का बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन बनता है, ये जो यूरोक्रोम है, यूरोक्रोम, इससे क्या पता चलता है कि यूरिया से संबंधित ये यूरोक्रोम है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यूरिया की खोज किसने किया था। यूरिया की खोज लगभग 1773 ईस्वी के पास फ्रेंच वैज्ञानिक थे एक हिलेरी रावले। वो हिलेरी रावले ने ही यूरिया की खोज किया था। लेकिन सबसे पहली बार क्या हुआ था कि बर्जीलियस का एक विद्यार्थी था, बोहलर। बर्जीलियस का कहना था कि किसी भी चीज़ को कृत्रिम ढंग से प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है, कोई भी कार्बनिक पदार्थों को। लेकिन बोहलर जो था, बर्जीलियस का ही स्टूडेंट था, उसने क्या किया, कृत्रिम ढंग से यूरिया का कृत्रिम ढंग से संश्लेषण कर दिया और यह साबित कर दिया, अपने गुरु का बातों को गलत साबित कर दिया कि यूरिया जो है सबसे पहले संश्लेषित किया गया कार्बनिक पदार्थ था, जो कि उसका बर्जीलियस जो उनके गुरु थे उनका कहना था कि किसी भी कार्बनिक पदार्थों को प्राकृतिक ढंग से, यानी कि कृत्रिम ढंग से उसको संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। लेकिन बोहलर ने यह संश्लेषण करके यूरिया का पहला प्रमाण दिया कि कृत्रिम ढंग से भी संश्लेषण कार्बनिक पदार्थों को किया जा सकता है। तो यूरिया वो पहला कार्बनिक पदार्थ था जिसे संश्लेषण द्वारा बनाया गया था, यानी कृत्रिम ढंग से बनाया गया था। यानी प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला यदि पूछ ले आपको कार्बनिक पदार्थ कौन था, यो तो यूरिया था। और यूरिया का फॉर्मूला आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। यदि कमेंट आप करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, ताकि ये पता चलता है कि आप वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा दे रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हृदय मेम्ब्रेन जो है वो उसमें झिल्ली होती है जो दो परतों से ढका हुआ रहता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है। तो इन झिल्लियों को कहा जाता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन देखिए इसमें हृदय से संबंधित है और हम जानते हैं कि हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट। जैसे डॉक्टर देखते हैं ना, जो हृदय से संबंधित डॉक्टर रहता है उसको क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो हृदय मेम्ब्रेन कह रहा है, तो इसमें पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन मतलब कार्डियो का यूज हो गया, इसका मतलब समझ लीजिए कि यह हृदय से संबंधित होगा। तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन जो है यह क्या होता है, ये झिल्ली 2 परतों से ढका होता है। कौन सा, वो झिल्ली का नाम क्या है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है। तो देखिए ये मेडुला भी भाग है, थैलेमस भी भाग है और पोन्स भी है, पर पिन्ना कोई भाग नहीं है ब्रेन का। अब चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसमें ब्रेन का कौन कौन से भाग होते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नंबर देखिए, ब्रेन के 3 भाग हैं। सर के कितने भाग हैं, सर के 3 भाग हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क जो कि सबसे बड़ा भाग होता है, एक होता है मध्य मस्तिष्क जो कि सबसे छोटा भाग होता है, और पश्च मस्तिष्क थोड़ा सा छोटा होता है अग्र मस्तिष्क से। अग्र मस्तिष्क लगभग ये 2/3 भाग जो है अग्र मस्तिष्क ही होता है, इसीलिए अग्र मस्तिष्क है सबसे बड़ा भाग है। और इस अग्र मस्तिष्क का भी, इसमें भी कई प्रकार के भाग होते हैं, इसमें 2 प्रकार के प्रमुख हैं। जैसे कि ये अग्र मस्तिष्क है, इसके 2 भाग होते हैं। एक होता है प्रमस्तिष्क जिसको हम लोग कहते हैं सेरेब्रम। इसमें सूंघने ऊँघने की जो शक्ति होती है ना, ये अग्र मस्तिष्क का ही कम होता है कि हम किस तरह का गंध हमको आ रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये प्रमस्तिष्क जो है वह आएगा पश्च मस्तिष्क का भाग होगा, इसका भाग होगा। तो सेरेब्रम, और दूसरा होता है डायनेसेफेलॉन, वो भी अग्र मस्तिष्क का ही भाग होता है। तो ये 2 प्रकार के हो गया। चलिए अब देखते हैं मध्य मस्तिष्क में। तो मध्य मस्तिष्क का भी होता है, 2 भाग होता है। इसको एक जो होता है उसको कहते हैं
क्वाड्रिजेमिना और दूसरा होता है सेरेबेलम। तो सेरेबेलम पेडिकल जो होता है यह मध्य मस्तिष्क का ही भाग होता है, इसमें लिक्विड भरा हुआ होता है और यह बहुत ज़्यादा मतलब कि इसको सेफ रखा जाता है बीच में, इसलिए होता है इसमें लिक्विड भरा होता है। इस पर चोट लगने से बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, लोग एक्सीडेंट होते हैं तो इसमें ब्लड क्लॉटिंग होने की ज़्यादा संभावना रहती है और जिसको ब्लड क्लॉटिंग हो गया उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए अब ये पश्च मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं। ये पश्च मस्तिष्क है, इस पश्च मस्तिष्क में होता है 3 भाग होता है, एक होता है मेडुला और दूसरा होता है पोन्स और तीसरा होता है सेरेबेलम। देखिए हम सेरेब्रम इसका भाग बताए हैं, सेरेबेलम इसका भाग बताए हैं। तो इसमें 3 भाग हैं, कौन से? मेडुला है, पोन्स हैं और सेरेबेलम है। तो इस तरह से 3 पश्च मस्तिष्क के भाग हैं। तो इसमें जैसे ये सेरेब्रम जो होता है, सेरेब्रम ये अग्र मस्तिष्क, इसमें थैलेमस होता है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा क्या रहा था, क्वेश्चन में कहा था कौन सा भाग नहीं है, तो हमको पता हो गया कि मेडुला है, थैलेमस और पोन्स ये तीनों तो भाग है, पर पिन्ना कोई भाग नहीं है, ये पिन्ना कोई भाग नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? तो 2 न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सूत्र युग्मन। इसको इंग्लिश में भी कहा जाए तो सिनेप्टिक दरार होता है, सिनेप्टिक दरार 10th में पढ़े होंगे आप लोग कि सिनेप्टिक दरार कहा जाता है, 2 न्यूरॉन के बीच के गैप को कहा जाता है सिनेप्टिक दरार। इसको सूत्र युग्मन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में भी याद रखिए इसको सिनेप्टिक दरार कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एलील होते हैं, एलील क्या होते हैं? तो एलील के बारे में पूछ रहा है। ये जो है एलील जो है वह जीन का एक वैकल्पिक रूप है, जीन जो कि डीएनए में पाया जाता है। आप लोग को पता है कि डीएनए की उभरी हुई जो भाग होती है उसको जीन कहा जाता है, निकोशिका के अंदर होता है। तो इसमें जीन का जो वैकल्पिक रूप है उसको क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER से संदर्भित करता है, मतलब यह CER का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो पर्यावरण से संबंधित CER का फुल फॉर्म होता है सर्टिफाइड एमिशन रेडिएशन। सर्टिफाइड एमिशन रेडिएशन ये होता है पर्यावरण से संबंधित। ऐसे तो ढेर सारे ये सभी के सभी CER के फुल फॉर्म है, पर पर्यावरण से संबंधित यदि पूछा जाए तो पर्यावरण से संबंधित कौन सा हो जाएगा? पर्यावरण से संबंधित ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्टिफाइड एमिशन रेडिएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है एक निश्चित तापमान पर वायु दबाव के अनुपातिक क्या होता है? एक निश्चित तापमान पर वायु दबाव का अनुपातिक क्या होता है? तो एक निश्चित ताप पर जो होता है इसको कहा जाता है घनत्व। वायु दाब के जो अनुपातिक होते हैं उसको क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है। वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल गैस के अणुओं को क्या करता है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर इसका सही हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं आपको ठीक से दिखेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि दीवारों से टकराने के कारण उसके संवेग में परिवर्तन होता है, वह वस्तुतः किसी गैस के पात्र के दीवार पर लगाया गया बल होता है। तो ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि बिना भंजन के पदार्थ की विकृति होने की योग्यता क्या कहलाती है? तो बिना भंजन यानी कि बिना टूटे फूटे पदार्थ की जो विकृति हो जाती है, उसका आकार बदल जाता है, उसको सुघट्टेपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको सुघट्टेपन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या होती है? तो सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या होती है? तो ये विकृति की कोई इकाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो है विकृति जो होता है, विकृति का फॉर्मूला होता है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि विकृति एक तुलना है। तुलना क्या है कि बाह्य बल के कारण किसी भी चीज़ में लंबाई में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? लंबाई में परिवर्तन हो गया, और उसमें बटे में कर देते हैं उसका जो वास्तविक परिवर्तन था, उस वास्तविक परिवर्तन से जो उसका अनुपात हो गया था। अब मान के चलिए कि ये जो लंबाई यदि मीटर में है तो वास्तविक लंबाई भी मीटर में ही होगा, और मीटर से मीटर कट गया तो इसका कोई मात्रक होगा? नहीं होगा। इसीलिए विकृति में चाहे सीजीएस प्रणाली में कहे, एसआई प्रणाली में कहे, कुछ में भी कहे, विकृति की कोई इसमें एसआई मात्रक या सीजीएस मात्रक कोई भी मात्रक इसका होगा ही नहीं, क्योंकि ये एक तुलना है। और दो वस्तुओं की तुलना करेंगे तो जो भी चीज़ चाहे केजी में से किलोमीटर में से किलोमीटर या मीटर में से मीटर कुछ भी रहेगा तो वो कट जाएगा। इस प्रकार से कोई भी चीज़ सापेक्षित अपेक्षित कुछ भी रहता है तो उसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो विकृति का भी कोई मात्रक नहीं, क्योंकि यह क्या है? ये दो वस्तुओं की लंबाई की तुलना है, यानी उसकी वास्तविक लंबाई और उसके परिवर्तित लंबाई दोनों का अनुपात ही होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, आगे कह रहा है कि ध्वनि की तरंग 339 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग दैर्घ्य की आवृत्ति क्या होगी? देखिए ये क्वेश्चन बनाने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले तो सोचना है कि तरंग की आवृत्ति क्या होती है। तो तरंग की आवृत्ति, तो आप लोग फॉर्मूला जरूर सुने होंगे कि v बराबर एन लेमडा, v बराबर एन लेमडा सुने होंगे। अब इसके v के बारे में, n के बारे में और लेमडा के बारे में, तो लेमडा आप लोग जानते हैं तरंग दैर्घ्य की लंबाई लेमडा होती है। और n क्या है? तो n है आवृत्ति, n क्या है? n आवृत्ति है। और तरंग दैर्घ्य की लंबाई को क्या कहते हैं? लेमडा कहते हैं, लेमडा सूचित किया जाता है। और v क्या है? v वेग है, यानी कि ध्वनि का तरंग है, इसको कह सकते हैं ध्वनि का तरंग। तो अब देखिए इसमें क्या है, फॉर्मूला पर हम बैठाते हैं। तो इसमें हमको निकालना क्या था? तो v बराबर एन लेमडा, तो हम इस फॉर्मूला पर बैठा देते हैं। फिर ये जो फॉर्मूला होता है v बराबर एन लेमडा, v बराबर एन लेमडा पर बैठा देते हैं। और हमको क्या निकालना है? आवृत्ति, यानी n निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि v बाई लेमडा इज इक्वल टू n होगा, यही होगा। तो n बराबर हमको निकालना है, v का मान कितना दिया हुआ है? 339। कितना दिया हुआ है? 339, और ये मीटर पर सेकेंड में है। तो देखिए उसके बाद जो है v बाई लेमडा, लेमडा का कितना दिया हुआ? 1.5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो है मीटर पर सेकेंड में था और यहाँ पर सेंटीमीटर में, तो इसको भी मीटर में करना पड़ेगा। तो इसको मीटर में करने के लिए क्या करते हैं, इसको 100 से ऊपर क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। 100 से ऊपर तो गुना होगा 100 से, और ये पॉइंट जो है इसके लिए तो एक गुना और भी होगा। और उसके बाद हम ये पॉइंट को उड़ा सकते हैं और इसको काटेंगे। इसको काटने के बाद आप सबको काटिएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आप काट करके देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 11 का डी आ जाएगा, यानी कि 22,600 हर्ट्ज आ जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि एक लवण के पीएच मान, लवण के पीएच मान की बात कर रहा है, यदि एक लवण के पीएच मान 12 हो तो यह लवण क्या होगा? देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या है, देखिए एक पीएच स्केल जो कि 0 से लेकर के 14 तक होता है, और बीच में जो 7 होता है वह उदासीन होता है। अब देखिए ये अगर 3.5 से ऊपर है तो ये क्या है? उदासीन होगा, मतलब कि ये अम्लीय कम होगा। और यदि 3.5 से ज़्यादा यदि नीचे हो जाता है, यानी कि 0 से लेकर के 3.5 के बीच में आएगा, चूँकि 7 का आधा क्या होता है? 3.5। यदि ये 3.5 से नीचे है तो बहुत ज़्यादा अम्लीय होगा। और यह इसके बीच में कहेगा तो इस दोनों के बीच में कम अम्लीय होगा, यानी कि कम अम्लीय होगा। इधर 3.5 से 0 की इधर चलता है, यह बहुत अधिक अम्लीय होगा। इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद देखिए इधर आते हैं, इधर 10.5, ये 10.5 से यदि अधिक है तो अधिक क्षारीय होगा, और 10.5 से यदि कम है तो कम क्षारीय होगा। यही तो कॉन्सेप्ट हो सकता है। तब कह रहा है पीएच मान 12 है, देखिए 10.5 से ज़्यादा है ना, तो 10.5 से ज़्यादा है तो यह क्या है? ये प्रबल क्षार हो सकता है। प्रबल का मतलब होता है बहुत अधिक, तो प्रबल क्षार होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये इसमें हो जाएगा कि प्रबल अम्ल नहीं, इसको दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अत्यधिक अम्लीय क्या कह रहा है कि अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान क्या होता है? देखिए अत्यधिक अम्लीय रहेगा तो उसका पीएच मान क्या होगा? 0 होगा, जो कि सबसे अधिक अम्लीय होगा। मतलब ये जो पीएच स्केल है इसमें 7 से नीचे जा रहा था तो ये अम्लीय होता है, तो यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, तो सबसे अधिक अम्लीय कहाँ होगा? 0 पर होगा। और सबसे अधिक क्षारीय की बात करेगा तो 14 पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन से हैं? सभी एसिड के लिए आम तत्व हैं, तो सभी एसिड के लिए जो भी एसिड होता है उसमें हाइड्रोजन जरूर रहता है। इसीलिए सभी तत्व के लिए जो है यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाइड्रोजन आम तत्व है, क्योंकि HCl हो चाहे H2SO4 है, कोई भी अम्ल की बात करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन निश्चित रूप से रहेगा ही। चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो चाहे वह सल्फ्यूरिक अम्ल हो, H2SO4 हो, तो उसमें क्या है? H तो जरूर है। तो इसीलिए इसमें हाइड्रोजन हो जाएगा कि सभी एसिड के लिए आम तत्व जो है वह क्या है? हाइड्रोजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक सोना को घोल सकता है, तो एक सोना को घोल सकता है एक्वारेजिया, और इसका अनुपात बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक्वारेजिया में कौन कौन से अम्ल का मिश्रण होता है और इसका अनुपात क्या होता है? तो याद रखिएगा कि HNO3 अनुपात जो होता है HCl। और देखिए इसमें क्या लगा हुआ है? 3 लगा हुआ है, तो 3 लगा हुआ है तो HCl को 3 दे देंगे और इधर मतलब कि रिवर्स कर देंगे, उसका उल्टा कर देंगे। जिसमें HNO3 लगा, 3 लगा है तो मतलब हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 लेंगे, तो इसमें HNO3 नाइट्रिक अम्ल है 1 लेंगे। तो नाइट्रिक अम्ल और HCl दोनों का जो अनुपात होता है इसको कहा जाता है एक्वारेजिया। और इसी में क्या होता है? सोना चांदी घुल जाता है, और इसके द्वारा बहुत मतलब ये जो भी जेवर उबर होता है उसको सफाई किया जाता है एक्वारेजिया में घोल करके। और बहुत से इसमें बहुत ज़्यादा ठग भी लेते हैं एक्वारेजिया के द्वारा।
इसको ठगसोना के द्वारा भी जाना जाता है एक्वारेजिया को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण नमक के विलयन के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कौन सा अभिक्रिया करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले नंबर इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें जैसे NaOH है, NaOH अब प्लस ये है HCl, NaOH प्लस HCl। तो देखिए ये क्या है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, ये क्षार है और ये लवण है, सॉरी ये क्षार है और ये अम्ल है। क्षार को अम्ल के साथ यदि अभिक्रिया कराते हैं तो ये लवण प्लस जल बनाता है। क्या बनाता है? लवण और प्लस में बनाता है जल। तो क्षार और अम्ल को दोनों का अभिक्रिया होता है तो लवण प्लस जल बनाता है। तो इसमें जो है से ये लवण प्लस जल तो NaCl बनेगा, और NaCl बनेगा तो मतलब क्या हो गया? उसके बाद जल बनेगा। तो इसमें कहा था कि सोडियम क्लोराइड के विलयन, तो साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया किसका करते हैं? तो इसका HCl का अभिक्रिया करते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये क्षारीय है ये अम्लीय है, दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तो ये लवण, लवण का मतलब हो गया नमक बनेगा, और नमक बनेगा तो और जल बनेगा, ये दो चीज़ बनेगा। तो वही पूछ रहा था साधारण नमक क्या होता है? NaCl होता है। तो NaCl बनाने के लिए, लवण बनाने के लिए हमको इसको HCl के साथ NaOH का अभिक्रिया कराना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि यह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। करा पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है। इसमें पी का अर्थ क्या है? देखिए इसमें पी का अर्थ होता है पोटेंज, पोटेंज होता है पी का अर्थ। ऐसे तो कह सकते हैं कि पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है, यानी कि हाइड्रोजन की मात्रा कितना उपलब्ध है उसी को पीएच कहा जाता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं जिसका जर्मन अर्थ होता है शक्ति, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। हम लोग हिंदी भाषी पावर ऑफ हाइड्रोजन इसको कह सकते हैं, लेकिन इसका जो वास्तविक जो जर्मन शब्द है वो पोटेंज होता है, पोटेंज। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धातु, कौन सी धातु जैसे पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? देखिए सबसे प्रचुर मात्रा में धातु की बात कराएं तो धातु एल्युमिनियम हो जाएगा, लेकिन यदि तत्व की बात करें तो तत्व ऑक्सीजन हो जाएगा, तत्व ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन प्रचुर मात्रा में यदि धातु की बात करेगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसका प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? तो देखिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में है हम लोग जानते हैं कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ये बहुत बड़ा होता था, लगभग एक हॉल के बराबर होता था, और इसमें ट्यूब लगा रहता था बहुत ज़्यादा। तो वैक्यूम ट्यूब, और इसको चलाने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती थी। धीरे धीरे इसके जनरेशन में विकास हुआ, और धीरे धीरे ये तो इतना छोटा हो गया कि अब हम लोग उसको पॉकेट में लेकर के चलते हैं कंप्यूटर को। तो सबसे पहला जो था ये वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ रहता था। उसके बाद कई इसमें बदलाव आए, धीरे धीरे इसका साइज में, आकार में छोटा आते गया, और अब तो हर किसी के हाथ में एक कंप्यूटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सॉफ्टवेयर के प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश में बदलना है। तो सॉफ्टवेयर के प्राथमिक उद्देश्य है कि इसको इन्फॉर्मेशन में बदलना, डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और समझ में आया होगा। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले लगातार सीरीज से जुड़े रहिए। आपका साइंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा और आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे साइंस को लेकर के। और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमें साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सेपरेट वीडियो हर एक टॉपिक का अगर आपको लेना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका सेपरेट वीडियो बना करके हर एक चैप्टर का अलग अलग डाल दूंगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ आप लोग इंटरेस्टेड हैं। तो इतना तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।